हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से 12वीं क्लास की 11th और 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एवं ज्योग्राफी की क्लास देता हूँ, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के 12वीं क्लास के फर्स्ट बुक से रिलेटेड है। ये 40 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किया है जो एनसीईआरटी के बुक से हमने निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि न्यू पैटर्न में जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो 16 नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 16 होंगे विभिन्न टाइप्स के, उसी से रिलेटेड हमने दोस्तों इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर से निकाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। पिछले वीडियो में हमने 40 दिया था दोस्तों, अगर 80 आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघ का विघटन कब हुआ। देखिए दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पर कि सोवियत संघ क्या होना चाहिए था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे आपके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी होगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय, जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था, यानी जो सोवियत संघ का उस समय नेता कौन था दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, निकिता खुर्शचेव। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, निकिता खुर्शचेव। याद रखिए क्यूबा मिसाइल संकट 1961-62 में हुई थी, उस समय सोवियत संघ का नेतृत्व किसके पास था, निकिता खुर्शचेव के पास था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्यूबा मिसाइल संकट से ही है। कह रहा है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी, यानी कितने सप्ताह के बाद ये पता अमेरिका को चला था कि सोवियत संघ ने वहां पर परमाणु हथियार तैनात किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी 3 सप्ताह के बाद उन्हें पता चला था। ठीक है, 3 सप्ताह यानी 7 तिरिका 21 दिन के बाद उन्हें पता चला था कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था, जिसे अफगान संकट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। यानी आपको याद होगा कि 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो कौन सा देश था जिसके माध्यम से एक ध्रुवीयता कायम हुआ, पूरे विश्व में वो अकेला छत्र छाया के रूप में उभर करके आता है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका, क्योंकि यहीं से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में कायम होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र राष्ट्र को जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था उसी समय 15 राज्यों का उदय हुआ था जिसे हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र CIS कहते हैं। तो उसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल्त्सिन। क्या था,
एल्टसीन था। सी इसका आंसर हो जाएगा एल्टसीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? मतलब दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? तो कह रहा है कि अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका एवं सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, या सोवियत संघ और चीन का प्रभुत्व। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है कि दो ध्रुव बन गए थे, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ, दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? आपको पता होगा कि नाटो की स्थापना अप्रैल 1948 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नाटो को जानते हैं। अब कह रहा है कि कौन सा उसमें सदस्य नहीं था? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत नाटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, भारत जो है नाटो का मेंबर नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। आर्थिक परिघटना नहीं है क्योंकि राजनीतिक भी है। ठीक है ना, 91 में शुरुआत नहीं हुई थी, 90 में शुरुआत हुई थी। पश्चिमीकरण के समान नहीं है, पूरे विश्व में चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसका 3 क्वेश्चन गलत है। डी जो है इसका बिल्कुल ही सही है। ये बहुआयामी परिघटना है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी सब चीज का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ठीक है, ये कथन सही है, अलग अलग रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी वैश्वीकरण से क्वेश्चन है दोस्तों। वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के कारण क्या है जी? कैसे वैश्वीकरण फैल रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है दोस्तों? तो पूंजी का प्रवाह हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान का विस्तार हो रहा है। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा एक सही कारण जो है वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से, पूरे विश्व में पारस्परिक जुड़ाव से इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का डी। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है, मतलब दावेदारी को मजबूत करता है? तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आप इसे याद रखना। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में दावेदारी को महत्वपूर्ण बना रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी, यानी सबसे वो पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था दोस्तों। गेट GATT गेट के नाम से जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ।
ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका आंसर क्या है, मतलब गेट का उत्तराधिकारी कौन सा है जी, तो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य जो है शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना और किसी भी झगड़े को विवाद को निपटाना, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शांति एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महासचिव का जो पद होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो सबसे बड़ा होता है सुरक्षा परिषद में महासचिव का पद। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, तो एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, एंटोनियो गुटेरस। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही तरीके से, के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। मतलब कितने वर्ष के लिए 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुना जाता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए होता है ना जी, 5 तो अस्थायी होते हैं जो परमानेंटली हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। 19 नंबर बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सदस्यों में से किसके पास एक वीटो का अधिकार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित सदस्यों में से किसके पास एक वीटो का अधिकार है। अस्थायी सदस्यों के पास, गैर सरकारी सदस्य के पास, या अस्थायी सदस्यों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जो भी अस्थायी सदस्य हैं उसमें परमानेंट हैं सुरक्षा परिषद में, उनको वीटो पावर का अधिकार है, जिसमें आपके अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। 5 अस्थायी मेंबर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सुरक्षा परिषद के पास कौन से कार्य और सुरक्षा शक्तियां होती हैं। निम्न में से सुरक्षा परिषद के पास कौन से कार्य और सुरक्षा शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वैकल्पिक कार्यों की देखरेख, पर्यवेक्षकीय और संवैधानिक कार्य करने की जिम्मेदारी होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि कैसे सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के अनुसार किसी भी देश सैन्य कार्रवाई कर, किसी भी देश के खिलाफ वो दोस्तों खिलाफ है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो हवा के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से और भूमि के माध्यम से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर रहा है। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश जो है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है दोस्तों। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा, श्रीलंका। क्या हो जाएगा आंसर, श्रीलंका, जहाँ पे जातीय संघर्ष चल रहा है और नस्लीय उग्रवाद है वहाँ पर, लिट्टे के नाम से जो फेमस है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा रखा है। दक्षिण एशिया के किस राज्य यानी किस देश में माओवादियों ने उथल पुथल मचा रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी का ये पहल हुआ था, ठीक है, सुधार करने के लिए। आगे चूंकि 14 में वो नया नया प्रधानमंत्री भी बने थे।
अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। इस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। तो 26 का दोस्तों इसको आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों ऐसे तो इसका आंसर नेपाल होना चाहिए, लेकिन नेपाल में अब संवैधानिक संकट रहा नहीं। पहले का था ये, अब रहा नहीं। अभी क्या है कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर कभी भी तख्ता पलट दी जाती है, इधर से उधर लोकतांत्रिक खतरा बना रहता है। तो एक संभावित आंसर इसका पाकिस्तान हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे तो नेपाल होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। इसमें से कौन सा है जो सार्क का मेंबर है। सार्क मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत 8 देश आते हैं। तो कौन सा सदस्य है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, भारत तो इसका मेंबर है। अब दोस्तों क्वेश्चन 28 नंबर का आ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश की भारत ने कब मान्यता दी थी। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की भूमिका थी। स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने कब मान्यता दिया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 1971 में। तब जाकर के 72 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके चला आया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन 30 कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी का कंसेप्ट की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा मनमोहन सिंह, इन्होंने ही एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट भारत में लाया था। और दोस्तों इसका आंसर 31 नंबर, चलते हैं बात कर रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, रेशम मार्ग, जिसे हम लोग सिल्क रूट कहते थे। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 111। कितना है जो दोस्तों, तो 111। कितने हैं, 111। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन 33 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यूथांट थे। क्या नाम था उनका, यूथांट थे, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाटो की स्थापना दोस्तों अप्रैल 1948 में, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अप्रैल 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था, तो 1929 में दोस्तों। कब हुआ था, 1929 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सैन्य स्टाफ कमेटी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी समिति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने सैन्य आवश्यकताओं से संबंधित सभी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को सलाह और सहायता प्रदान करती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सैन्य स्टाफ कमेटी, ठीक है दोस्तों। सैन्य स्टाफ कमेटी बी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाएगा 1957 में। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय समिति की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा देश धर्म निरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है दोस्तों, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? धर्म सापेक्ष दिया हुआ है, धर्म निरपेक्ष यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। धर्म सापेक्ष राज्य कौन सा है? भारत है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, तीनों के तीनों है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका किसका सदस्य है दोस्तों? सार्क का मेंबर है। इस प्रकार दोस्तों ये जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कल का टेस्ट होगा उसमें हम आपको 7 से 8 क्वेश्चन एक एक नंबर का लिखने वाला भी देंगे, जो हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। एक एक नंबर का लिखने वाला क्वेश्चन होगा, उसको भी आप ध्यान से पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आपके एग्जाम को ध्यान में देखते हुए हमने 40 क्वेश्चन कराया। पिछले वीडियो में भी दोस्तों 40 क्वेश्चन था, ये दोनों मिलाकर 80 क्वेश्चन हो गए। ये 80 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरी किताब से निकाला है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसी के साथ ही दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।